तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज में। यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक पूरी सीरीज यूपी ट्रिपल एससी का पूरा पैकेज, ताकि लेखपाल की आपकी तैयारी हो सके बहुत ही आरामदायक और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके लिए हम लोगों ने अभी आपको जियोग्राफी और हिंदी ये सारे क्लासेस तो आपकी चल रही हैं। उम्मीद है आप उसको पूरी तरीके से देख रहे होंगे और पूरा उसका लाभ भी ले रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट मींस सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो बहुत पहले से ही चला आएगा आपका पाषाण काल, लेकिन जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम पिक किए जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, वहीं से हम लोग आपको पढ़ाने की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहले शुरुआत, और आपको कुछ पीपीटीज, कुछ बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिस माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को बिना किसी रुकावट के। खैर सबसे पहले जब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, आपसे पूछता है ये किस तरह की सभ्यता है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता है। और भारत के जो उपमहाद्वीपीय एरिया है, जो भारत का कौन सा उपमहाद्वीपीय एरिया है, भारतीय उपमहाद्वीपीय एरिया, वजह इसकी बात कर लेते हैं। क्या इसका प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में माना जाता है। पहला जो मतलब एक तरीके से जो पहली शहरी सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता आपसे अगर पूछा जाए कौन सी थी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम माना जाता है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा आगे की बात करें तो इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं, जो कि चौहद्दी के रूप में आप जानते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा विस्तार किस तरफ कितना फैला हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछें तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्तर भाग में कौन सा एरिया पड़ता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बीच में हम क्या लिख लें? बीच में हम लिख लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। और यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने क्लासेस को। देखिए पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ आपका आता है मांडा। मांडा ये किस नदी के किनारे? देखिए नदी भी आपसे पूछती है, फिर किस राज्य में पड़ा, ये सब कुछ भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से रखिए। उत्तर में पड़ता है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और चिनाब किस राज्य में पड़ता है ये आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा, ये सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जब हम बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु का, तो यहाँ पे आता है दैमाबाद या दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे है। राज्य की बात करें तो ये राज्य आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो गया आपका नॉर्थ और साउथ, ये दोनों तो आप लोगों ने देख लिया। पूर्व और पश्चिम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, और इधर हो जाता है आपका ईस्ट एंड इधर हो जाता है आपका वेस्ट। इसको भी हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे किधर, इधर हम लोग बात करेंगे उत्तर और दक्षिण। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है उत्तर और दक्षिण। उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर के पास मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी के पास जो है महाराष्ट्र में। उत्तर में अगर आप लोग देखें, फिर उसके बाद हम लोग कहां देखते हैं, जब हम देखें पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, एंड पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, दास्क नदी के किनारे। ये सब कुछ आप रिलेट करके याद रखेंगे, बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्या मैंने बताया? पूर्व में आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। कौन सी नदी मैंने बताया था? नदी मैंने बताया था हिंडन नदी। हिंडन नदी। और ये किस क्षेत्र में पड़ जाता है आपका? ये पड़ता है आपके मेरठ में, प्रेजेंट टाइम में, ध्यान में रखते रहेगा। और फिर उसके बाद से जब हम जाते हैं अपने पश्चिम उत्तर क्षेत्र, सबसे पश्चिमी सिरे में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? यहाँ मिलता है हमको सुतकांगेडोर। कौन सा? सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे है ये? तो ये है हमारा दाश्क नदी के किनारे। दाश्क नदी के किनारे। और किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके बलूचिस्तान क्षेत्र में। पाकिस्तान का एरिया है बलूचिस्तान। हालांकि इसको एक अलग देश बनाने के लिए हमेशा से बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के एरिया में है। ये है पूरी चौहद्दी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम बात करते हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ये तो पूरी चौहद्दी हो गई, इसके बारे में आप जानिएगा। सबसे बेसिक यही होता है आपका, चारों तरफ क्या क्या चीजें आती हैं। नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन में देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सारे बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं। इसी के बेस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए 25 क्वेश्चन आज अवेलेबल हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके आपके सामने लाए जाएंगे। तो जरूर फास्ट करके देख लीजिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो, लेकिन अगर बेसिक्स आपको नहीं पता है तो जरूर इसको पूरा देखिए, ताकि आपके बेसिक्स भी पूरे क्लियर हो जाएं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था वृहद स्नानागार, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मतलब जो बाथ एरिया सबसे बड़ा पाया गया था हमारा वृहद स्नानागार। ये सबसे प्रमुख स्मारक के रूप में जाना जाता है, जिसके मध्य में क्या है, एक स्नान कुंड है। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आपसे पूछ ले तो नॉर्मल सा देखिए, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर की गहराई लिए हुए ये सबसे बड़ा खोजा हुआ क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं वृहद स्नानागार। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ का, जो कि हमारे मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में पाया गया था। ठीक है, और जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अक्सर आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि यहाँ पे क्या है, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, और जो दरवाजे थे यानी कि जो हमारे घरों के दरवाजे थे मुख्य सड़क पर ना खुल करके ये अंदर गलियों की तरफ खुले हुए थे। लेकिन इकलौता एक जगह था, कौन सा, लोथल नगर था, जहां पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आपसे पूछता है कौन सा ऐसा साइट था, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वह स्थल था जहां पे दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खुला करते थे। ये इकलौता था आपका लोथल। ये एक अपवाद स्वरूप माना जाता है। वजह ये है, ये डॉकयार्ड हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था, और यहाँ पे सामानों को आसानी से गोदाम में रखने के लिए इसके जो दरवाजे होते थे मुख्य मार्ग की तरफ इसको ओपन कर दिया जाता था, मेन रोड की तरफ इसको ओपन कर दिया जाता था। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक ईंट प्रयोग की जाती थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो कई बार पूछा गया है वेरियस ऑफ एग्जामिनेशंस में। ध्यान रखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 यानी 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के रूप में माना जाता है। सर सेंटीमीटर में बता दो, सेंटीमीटर में देखो आप लोग 28 × 14 × 7 ये होती है टोटल इसकी अनुपात, टोटल इसका रेशियो होता है जो ईंटें पाई जाती हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी ईंटें यहाँ पे पाई जाती थी। चलिए कुछ और चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे ये चीजें आपको याद करनी होगी, रिकॉल करनी होगी। तो एक बार जरा ब्रीफली देख लेते हैं सारी चीजों को, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर आपका आया समाज के बारे में, क्योंकि आपके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। सिलेबस भी ये बताता है कि भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस में भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आपके समाज, धर्म, ये सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू सोशियोलॉजिकल पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम। यहां सिंधु सभ्यता के समाज की बात करते हैं, जो कि मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। और इसी को जब हम रिलेट करेंगे वैदिक सभ्यता से, हालांकि वो कि इसके बाद का पार्ट है, वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वो पितृ सत्तात्मक माना जाता है। वैदिक सभ्यता की एक और बात ध्यान रखते रहिएगा, वैदिक सभ्यता में होता क्या है आपका, जैसे यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता थी, कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन मींस सिंधु घाटी सभ्यता में। जब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की तो वो एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ये सब कुछ हम रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। आगे बात करें तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समाज कितने भागों में बटा हुआ था। नॉर्मली तो कोई कैटेगराइजेशन यहाँ पे होता नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 पार्ट में समाज को नॉर्मली बांटा जाता था। कौन से 4 पार्ट में समाज को नॉर्मली बांटा जाता था? एक होते थे विद्वान, एक होते थे कौन से, विद्वान होते थे, यानी कि स्कॉलर्स के रूप में एक को बांट दिया जाता था। एक होते थे विद्वान, ठीक है, स्कॉलर्स होते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन से, दूसरे नंबर नहीं मतलब कि दूसरा जो श्रेणी होता था समाज में, ये होते थे योद्धा यानी कि वॉरियर्स। एंड थर्ड नंबर की बात की जाए तो ये होते थे आपके जो व्यापारी वर्ग होता था आपका, व्यापारी, आपको इस बिजनेस पीपल या फिर ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस नंबर से, इस नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। और इसके बाद लास्टली जो होते थे ये होते थे शिल्पकार। कौन से, शिल्पकार हुआ करते थे। हालांकि समाज को इसी भाग में नॉर्मली बांटा गया था, यानी इसको स्कल्पचर या आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप ध्यान में
रख सकते हैं। 4 पार्ट में डिवीजन हम लोग देखते हैं। सोशल डिवीजन देखते हैं किसका, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इसके साथ अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करेंगे वैदिक सभ्यता को, जिसमें 4 पार्ट में कैसे हम लोग बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वो चारों पार्ट जो बांटे जाते हैं, धीरे धीरे उसको भी चेंज किया गया था। वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे उसमें सब कुछ रिलेट करेंगे। खैर चलते हैं आगे की बातों को हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सारी चीजों की बात की जाए, समाज में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की व्यवस्था थी। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति दोनों की व्यवस्था थी। ये सारी चीजें प्रचलित थी कहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। स्टेटमेंट अगर आपसे आ जाए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग या फिर फॉल्स, उसके बारे में आप लोग इसमें फैक्ट को डील कर सकते हैं। स्टेटमेंट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म की बात की जाए, जो भी आपके सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर रिलेट करता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, नेचर की पूजा किया करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे, मातृ देवी एवं पशुपति शिव की भी पूजा की इसमें प्रधानता थी। देखिए पशुपति ये जो थे ये शिव थे या नहीं थे ये तो कंट्रोवर्शियल है, बट जिस तरीके के आकार बने रहते हैं उससे ये माना जाता है कि ये जो पशुपति थे ये शायद शिव जी का ही आदि रूप माना जाता होगा। उस समय की तैयारियां इसी तरीके से होती होंगी। ठीक है, लिंग योनि की पूजा, एक सिंग वाला बैल जो है, एक सिंग जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिहॉर्न वाला, जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बुल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक सिंग वाला जो बैल है इसको पवित्र माना जाता था। हालांकि ये बैल था या भेड़ था ये अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन एक सिंग वाला जो जानवर है इसको पवित्र जानवर माना जाता था। कब, सिंधु घाटी सभ्यता में। और अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहीं से स्वास्तिक चिन्ह की बात की जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये सब कुछ आपको याद रखनी है, चीजों को ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक पार्ट में, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, रिवीजन है आपका। ये क्या है, रिवीजन है, लास्ट टाइम के रिवीजन, ताकि अंतिम टाइम में जो आप जल्दी जल्दी पन्ने पलटते हो ये सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा रहे, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में डीप साइड तक जा सकें और चीजों को कई बार आप देखेंगे, इसी क्लास को आप कई बार देखेंगे तो आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, इधर से गारंटी आपकी देता हूं। नेक्स्ट, इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता था, यानी कृषि जो है एग्रीकल्चर, इसको माना जाता था मुख्य आधार के रूप में। इसके अलावा गेहूं, जौ, मटर, कपास, कौन सा, गेहूं, जौ, मटर, कपास, ये सब प्रमुख फसल के रूप में मानी जाती थी। और सिंडोन किसको कहा जाता था सर, सिंडोन कहा जाता था कपास को। किसको, कपास को कहा जाता था सिंडोन, जस्ट बिकॉज सिंडोन, इसी से सिंडोन से मतलब इससे ही आप लोग रिलेट करके कई सारे नामों को देख सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में भी आपके बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। मापतौल की बात की जाए, जब भी मापतौल को यूज करते हैं तो इसके मानकीकरण को स्थापित किया गया था और फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी, यानी कि फुट में नापना, क्यूबिक में नापना, ये सारी चीजें लोगों को पता थी। मापतौल की बात की जाए तो दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता था, यानी डेसिमल सिस्टम भी इस समय तक लोगों को जानकारी थी। एंड वस्तु विनिमय, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं बहुत ज्यादा रिलेवेंट है बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु ले लेना। ये सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और इस समय भी आप देख रहे हैं भारत रूबल में तो पे नहीं कर सकता, डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रशिया, तो हम लोग बार्टर सिस्टम का ही यूज करके देख रहे हैं किस तरीके से बहुत प्राचीन सभ्यता की चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम को यूज करके, यानी वस्तु विनिमय को यूज करके हम लोग अपनी मेडिसिन, अपने जितने भी सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया को, और वहां से फर्टिलाइजर आसानी से परचेज कर पा रहे हैं। लेकिन वेरियस ऑफ कंट्रीज ये करने में असमर्थ हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ है नहीं रशिया को देने के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में मानी जाती थी, और जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको संभवतः, शायद, माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है, ये वर्ड्स अक्सर पढ़ने में आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज पे मोहर नहीं लगाई जा सकी है अभी तक। इसके अलावा मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता है इसमें हड़प्पा के स्थलों के लिए मेलुहा एक वर्ड है, इसको यूज किया जाता है। आपसे एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा था, यूपी बीसीएस के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा था, मेलुहा वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, किस
किस सभ्यता में यूज किया गया था, इसको फिर से पलट के पूछा गया था। तो सर मेसोपोटामिया की सभ्यता में, साक्ष्यों में यूज किया गया था मेलुहा शब्द। किसके लिए यूज किया गया था? हड़प्पा स्थलों के लिए ये यूज किया गया था। और क्या है, आंतरिक और विदेशी व्यापार भी प्रचलन में था, यानी ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में ही पूरी तरह से व्यापार नहीं करते थे, इनका व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तक भी फैला था, यानी ये क्या करते थे, समुद्री व्यापार भी किया करते थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना कर्नाटक से, तांबा खेतड़ी से, खेतड़ी राजस्थान में है, ओके, कर्नाटक तो आपको पता ही है। फिर सीसा की बात की जाए तो ये भी राजस्थान से, एंड गोमेद ये सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। और इस सभ्यता से सेलखड़ी की आयताकार मुहरें सबसे अधिक मात्रा में पाई हुई हैं, जिन पर लेख लिखा जाता था, बट इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जस्ट बिकॉज आपको पता है बूस्ट्रोफेडन लिपि में इनकी मतलब लिखी हुई चीजें हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, किधर से किधर। जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे आप लोग, बाएं से दाएं की तरफ हम लोग लिखते हैं। किसको? हम लोग जब भी हिंदी लिखते हैं। जब आप उर्दू लिखते हैं तो कहां से लिखेंगे? दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। चाइनीज लिखेंगे तो क्या, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की गोमुत्रिका लिपि या फिर बूस्ट्रोफेडन लिपि, इस लिपि में कैसे लिखा जाता था? पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरीके से चीजें लिखी जाती थी। तो हर एक लाइन में अलग एंगल लेकर के चलना और ऐसे मतलब इमेजेस को यूज करके इसमें लिखना, तो अभी तक इसको पढ़ने में किसी ने भी सफलता नहीं पाई है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। बूस्ट्रोफेडन लिपि जिसे गोमुत्रिका लिपि भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से जो खत्म हो जाती है, जो साक्ष्यों में पाया जाता है, अचानक से खत्म हो जाती है, इसके पीछे के बहुत सारे कारण लोगों ने अनुमान लगाए हैं। क्या क्या कारण है सर? एक कारण मार्टियर व्हीलर ने बताया, इन्होंने कहा जो आर्यंस आए थे, इन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, इनके इन्वेजन की वजह से, इनके आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। आर्य कौन थे? यही जिनके बाद से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, ठीक है। देन मार्शल की बात करें तो इन्होंने कहा कि बहुत ही बड़ा एक फ्लड आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, तेज बाढ़ आने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। ओरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि वहां के लोग सस्टेन नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ इन्वायरमेंटल चेंजेस बड़ी तेजी से होते हैं, जिसकी वजह से लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। इसी के साथ एसआर साहनी, ये भी एक हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने कहा जल प्लावन की घटना को जिम्मेदार मानते हैं, यानी कि बड़ी से जो अचानक से जो बाढ़ आता है, पानी आती है और फिर उसके खींच के लोगों को लेके चली जाती है, इसको इन्होंने रीजन माना। आपने एक मूवी भी देखी होगी इसी पे, मोहनजोदारो नाम की मूवी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को दिखाया गया है। मूवीज भी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आप सभी को पता है। तो खैर इसी सारी चीजों को उसमें बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेट किया गया है, दिखाया गया है, कैसे सारी सभ्यताएं रहती थी उस समय, इन सब चीजों को उसमें शो किया गया है। खैर देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में और इनकी खोज किसने किसने की थी। इन सारे नामों को हम लोग यहीं पे रिलेट करके जरा देखना स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। जैसे कि जब हम बात करेंगे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस नगर की खोज हुई थी, तो सबसे पहले नगर की जिस खोज हुई थी इसे हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी की बात की जाए तो 1921 में 1921 में कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है खोज की थी किसकी? ये खोज की थी हड़प्पा नगर की। अब हड़प्पा की खोज की थी, इसी वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जान सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली। यहाँ पे कब्रिस्तान, R37 श्रमिक निवास, 16 भट्टियां कांसे की, इसके साथ इक्का गाड़ी, दर्पण, मंजूसा होता है, एक बॉक्स होती है इसमें, ठीक है, बॉक्स को बोलते हैं मंजूसा। इसके अलावा धोती पहने मूर्ति, ये सारी चीजें हमें कहां से मिली? ये सारी चीजें हमें मिलती हैं डायरेक्टली यहाँ हड़प्पा से, जिसके बारे में हम बात कर लें अगर, तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है हमारी रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी के किनारे कहां पे? तो मोंटगोमरी में है। कहां पे? मोंटगोमरी में है। सर ये मोंटगोमरी कहां पे पड़ता है? तो मोंटगोमरी पड़ता है आपका
पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब ये खोजा गया था उस समय तो पाकिस्तान हुआ नहीं करता था, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान क्रिएट हुआ आपका 1947 में। एंड ये खोज कब की गई? 1921 में। तो 1921 में इसकी खोज की गई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज की गई थी ये थी मोहनजोदड़ो की खोज। कौन सी? मोहनजोदड़ो की खोज। हालांकि एग्जैक्ट अगर इसके नाम की बात की जाए, रियल नेम, तो इसका होता है मृतकों का टीला, जिसका मतलब होता है, लिखने की बात की जाए तो इसको मोइनजोदाड़ो इस तरीके से लिखा जाता था, बट इसको मोहनजोदड़ो यूज किया गया नाम। 1922 यानी 1922 में सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में राखल दास बनर्जी ने एक खोज की थी। राखल दास बनर्जी ने एक खोज की थी और इसकी खोज कहां पे की गई थी? मोहनजोदड़ो के रूप में इसकी खोज की गई थी। कहां पे खोज की गई इसकी खोज की गई सिंधु नदी के तट पर। कहां पे? सिंधु नदी के तट पर, लरकाना प्रोविंस में। लरकाना एक इनका प्रांत है वहां पे, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। पाकिस्तान के लरकाना प्रोविंस यानी लरकाना प्रांत में इसको खोजा गया था सिंधु नदी के किनारे, जिसे हम मोहनजोदड़ो के रूप में जानते हैं। 1922 में इसकी खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक प्राप्त जितने भी स्थल हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी मानी जाती है, लेकिन कुछ साक्ष्यों में मोहनजोदड़ो को भी सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में माना जाता है। कंट्रोवर्शियल है थोड़ी सी बात है, लेकिन राखीगढ़ी को मेनली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के क्षेत्र में पड़ता है, इसको हम रिलेट कर लेंगे। अभी हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई गई थी सर? तो यहाँ पे कांसे की नग्न मूर्ति, स्नानागार, ये जो वृहद स्नानागार था ना, ये आपका कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। ओके। एंड अन्नागार, कुम्हार की 6 भट्टियां, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, आपने एक दाढ़ी वाला साधु ध्यान लगाए हुए जो देखते हैं आप लोग, दाढ़ी वाला साधु, हाथी की कपाल खंड, शतरंज की गोलियां, ये सारी चीजें पाई गई थी हमारे मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा सुतकांगे डोर, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा साइड था? हमने क्या बताया था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में क्या था हमारा? उत्तर में था मांडा कहां पे? किस नदी के किनारे? ये था हमारा किस नदी के किनारे? मांडा मैंने बताया था ना, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या बताया था? दैमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। ये पूरब में क्या बताया था मैंने? पूरब में मैंने बताया था आपका कौन सा? हिंडन नदी के किनारे। कौन सा एरिया? जिसको मैंने बताया था मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आपका एरिया पड़ा था। तुरंत मेंशन करते रहिए, आलमगीरपुर जिसको मैंने बोला। और जब मैंने बताया था आपको सबसे पश्चिमी क्षेत्र, तो वो था सुतकांगे डोर, दाश्क नदी के किनारे। कहां पे? बलूचिस्तान प्रांत में। तो उसी सुतकांगे डोर की बात कर रही है। आर.एल. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में इसकी खोज की थी, 1927 में इसकी खोज की थी। दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पाया गया था। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था उतनी सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डील किया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस को डील करने। ये था आपका बेसिक, जिस बेसिक को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कितनी तैयारी हमारी हुई। आप लोग एनसीईआरटी में देखते हो ना, पूरा पढ़ लिया फिर कितना सीखा, तो देख लेते हैं, आओ करके देखते हैं, आओ सीखते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारी तैयार हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से मैं देखना चाहूंगा आप लोगों की तैयारियां कितनी हैं, और जितने लोगों ने अभी तक के पूरे प्रवचन को सुना, तुरंत अपने आप को चेक कर लीजिए, यही टाइम है और यही सही मौका। पहला नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के खंडहर यूज करूंगा मैं, क्योंकि खंडहर ही खोजे गए थे वहां पे। खनने के बाद हड़प्पा के स्थल भी बोल सकते हैं, खंडहर भी बोल सकते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या सतलज नदी। तुरंत आप लोग मेंशन कीजिएगा, तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा, भले ही आप लोग किसी भी तरीके से देख रहे हैं, आपने एक लेक्चर सुना, आंसर कीजिए, जस्ट वेट। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रावी नदी के किनारे। और मैंने अभी आपको तुरंत बताया था, रावी नदी के किनारे हमारा कौन सा स्थल पाया गया था? हड़प्पा का स्थल पाया गया था। कब खोजा गया था? 1921 में इसकी खोज की गई थी। किसने खोज की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये भी मैंने बताया था। और किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये क्षेत्र में पड़ता है मोंटगोमरी में। कौन सा? मोंटगोमरी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। जब ये खोजा गया था तो ये हिंदुस्तान में हुआ करता था। सो ए विल बी द राइट आंसर, यानी आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा सही। लगा दीजिए तुरंत मोहर। हाँ, 7 नदियों का नाम याद रख कर रहिएगा, जिसको मिला करके सप्त सैंधव प्रदेश बनता है हमारा। कौन सा? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। ये 5 नदियों का नाम याद रखिए, जिसको निकाल करके हमारा पंचनद बनता है। उसके बाद पंजाब बना। सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये 5 नदियां भी मिलती हैं, पंचनद बोला जाता था। आगे क्वेश्चन में नहीं, बट आगे, बहुत आगे जब हम चलेंगे तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर, देखिए हड़प्पा तो आपने पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? कौन सी नदी है जिसके किनारे हमारा मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए थे? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या फिर व्यास नदी? तुरंत कीजिए आंसर, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है 1922 में खोज की गई इसकी, राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसकी खनन का कार्य, ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया था एंड ये पाया गया था सिंधु नदी के पास में, सिंधु प्रोविंस में भी पाया गया था। लरकाना जिला जो है यहां पे इसको पाया गया था, पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड्स जिसको बोलते हैं, माउंट्स ऑफ डेड्स, ठीक है, यानी मृतकों का टीला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर भी देख लीजिए, आंसर इसका ए होगा, सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स भी मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी हैं, तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे लैंग्वेजेस, मतलब सारे तो नहीं, मतलब 2 लैंग्वेजेस को तो मैं यूज कर ही सकता हूं, ठीक है। विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ के रूप में माना जाता है, पूछ रहे हैं कि ये कहां पे मिला था, किस जगह की खुदाई में मिला था, किस साइट पे, किस हड़प्पन साइट या किस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे इसको फाइंड आउट किया गया था। एक है आपका हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा बोल रहा है लोथल, चौथा बोलता है चनहुदड़ो। और आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया, मोहनजोदड़ो में पाया गया था हमारा विशाल स्नानागार, जिसके बीच में एक स्नान कुंड भी पाया गया था। और मोहनजोदड़ो के सबसे प्रमुख स्थल जो भी पाए गए थे, उन सारी चीजों में से सबसे प्रमुख वस्तु में से एक ये भी था, विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मतलब मोहनजोदड़ो, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बोलते हैं इसको, पत्तन नगर मतलब जो डॉकयार्ड वाला एरिया होता है आपका, बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से है जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में? मैंने पहले भी बताया आपको कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग मेलुहा वर्ड यूज किया करते थे, किसके लिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। क्यों यूज किया करते थे? यानी कि उस समय क्या था, समुद्री जो हमारे व्यापार थे ये पूरी तरीके से पॉपुलर था, प्रचलित था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हमारा लोथल, और इसी वजह से लोथल के बारे में मैंने आपको बताया, लोथल एक बंदरगाह नगर था। और इसके बारे में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पक्की ईंटों का भी यूज किया गया था, और ऐसी ईंटें थी, इनको एक तरह से तो ऐसा बनाया गया था कि जो मुख्य धारा थी समुद्र की, मुख्य धारा जहां पे टाइडल वेव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी, ज्वार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ज्वार यहाँ पे ना आ पाए, यहाँ के समुद्र के जो गाद होते हैं वो इकट्ठा होकर के किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो इस वजह से मुख्य धारा से हटा करके इसको बनाया गया था। पक्की ईंटों को यहाँ पे लगाया गया था। ये सारी कुछ देखते हैं हमें लोथल नगर में, ये आपको गुजरात के प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है, जिसको ध्यान में रख सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसको आप लोग आंसर करेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने मैंने सिंपल सा रखा हुआ है, इसको आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन क्या है, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। और सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्लास को स्टार्ट करते समय ही जो बोला था वो अगर आपको याद हो तो आंसर ध्यान होगा आपको, कांस्य युगीन सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन यानी कांस्य का उस समय प्रयोग किया जाता था, तो कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को माना जाता है? ये माना जाता है हमारी सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे निवासी थे? अब आप ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता, आपको अगर हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ मिले तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हड़प्पा सभ्यता इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 में किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की ही खोज की गई थी, तो इस वजह से इसको नाम ही दे दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद इसकी जब पूरी खोज की गई तो पता चला कि ये सिंधु घाटी और सिंधु नदी के आसपास बसे हुए पूरे एरियाज थे, तो इसको
इसको नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मैंने पहले ही बताया ये शहरी निवासी थे, ग्रामीण ये नहीं थे, यायावर यानी खानाबदोश तो ये हुआ नहीं करते थे। जनजातियों का नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक सिविलाइज सोसाइटी थी, ये पूरी तरीके से मतलब सिविलियंस यहाँ पे रहते थे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्या है आपका यहाँ पे बी यानी कि शहरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, किस चीजों से बनाए जाते थे? विच मटेरियल विल बी यूज्ड वॉज बी यूज्ड इन क्या है, जब हम लोग मेड करते थे किसकी, जब भी हम लोग किसको घरों को बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, पत्थर से, ईंटों से, लकड़ी से या बांसों से। और आपको पता है ईंटों का यूज किया जाता था, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का यूज किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी ईंटों से। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा, इसको आप लोग तुरंत नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। पूछ रहा है ये खोज हुई कहाँ पे थी? पैमाने, बहुत सारे पैमाने, बहुत सारे स्केल्स खोजे गए थे। ये स्केलिंग होगी, इस तरीके से 16 के अनुपात में नापे जाएंगे चीजें, तो ये सब कुछ खोजा गया था कहाँ पे? कालीबंगन में, हड़प्पा में, लोथल में या चन्हुदड़ो में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए तुरंत। और ये खोजा गया था हमारे लोथल नगर में, लोथल जिसको कि हम लोग समुद्री बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। और यहीं पे सारी माप तौल के लिए मापन की पद्धति और बहुत सारी चीजें यहाँ पे खोजी गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं पैमाने बहुत सारे पाए गए थे, ताकि यहाँ से नाप तौल करके चीजों को भेजा जाए दूसरे जिस भी कंट्री में हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। सी विल बी द राइट आंसर, लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे सर? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, जिन लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर को सुना था, स्टार्टिंग के लेक्चर में जिसको नींद नहीं आई थी, उनको पता है मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में। तो कर्मकांड तो उतने ज्यादा नहीं थे, यज्ञ प्रणाली नहीं थे, आत्मा और ब्रह्मा से नहीं, इन्हें मातृशक्ति में और प्रकृति पूजा में सर्वाधिक विश्वास था। यानी ये नेचर में और मदर्स की, मतलब मदर गॉडेस की जो बात करते हैं, इनकी पूजा किया करते थे। सो ए विल बी द राइट आंसर, मातृशक्ति में आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मैंने पहले ही बताया आपको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जब मैं आपको बता रहा था तो सबसे उत्तरतम क्षेत्र मैंने बताया था कौन सा? मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस क्षेत्र में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? जम्मू कश्मीर प्रोविंस प्रांत में, यानी फिर बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। अभी तो खैर यूनियन टेरिटरी हो गई है, ठीक है। तो सिंधु पर, चिनाब पर, सतलज पर या झेलम पर? आंसर हो जाएगा आपका चिनाब पर, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? इस्लामाबाद पाकिस्तान के, सिंध में पाकिस्तान के, राजस्थान में भारत के, या फिर काबुल में अफगानिस्तान के? बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर, इसका तुरंत कीजिए आंसर बिना रुके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको मैं, 2 से 5 सेकंड के बीच में आपको आंसर करना होगा। इसका आंसर होगा आपका सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान में लरकाना जिले में मिला था हमारा कौन सा? मोहनजोदड़ो की पूरी साइट, और वहां पे ही सबसे विशाल स्नानागार भी खोजा गया था, विशाल अन्नागार जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीनरी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें वहीं पे खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या ये कृषि करते थे, या ये व्यापार करते थे, या ये मजदूरी करते थे, या फिर लूटपाट करने वाले लुटेरे थे? आंसर आपका क्या होगा? व्यापारी लोग मेनली यहाँ पे पाए जाते थे। हालांकि कृषि भी यहाँ पे देखा जाता है, कृषि इनको पता थी, इन्होंने क्या है, गेहूं के बारे में इनको पता था, ये सारी चीजें इनको, कपास वगैरह, सिंडॉन वगैरह, ये सारी चीजें इनको पता थी। बट मेनली ये करते क्या थे? कृषि उगा करके खाने से ज्यादा इनको बेचने में ज्यादा चीजें पसंद थी। बहुत सारी चीजें, जैसे लाजवर्द मणि के बारे में आप लोगों ने सुना था, ये सारी चीजों का सेल करना, सोना, और फिर उसके बाद से ये सारी चीजें जो सेल की जाती थी, तो ये सब कुछ सेल किया जाता था। परचेजिंग एंड सेलिंग यानी व्यापार इनका जो है मुख्य व्यवसाय माना जाता था, मुख्य व्यवसाय के रूप में व्यापार इनका चलता था, और एक सिविलाइज सोसाइटी थी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 13 आपके सामने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? किसने स्टार्टिंग की थी हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई को, इसके खनन को किसने स्टार्ट किया था? तो खैर सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नॉरबोरो, सर जॉन मार्शल या सर जॉन थर्स्बी? और मैंने पहले ही आपको बताया, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुरंत आंसर कीजिए।
और मैंने पहले ही आपको बताया सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोज की थी किसकी, हमारे हड़प्पा साइट की। एंड 1922 में मोहनजोदड़ो साइट की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। ये ध्यान में रखते रहेंगे, दोनों लोग सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में थे। क्वेश्चन 14 आपके सामने आता है सिंधु घाटी सभ्यता से। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। हालांकि खोज तो बहुत सारी की गई, लेकिन मुख्य नगर अगर यहाँ पे पूछा जाए, मुख्य नगर अगर यहाँ पे पूछा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो सर हो जाएगा हड़प्पा, कौन सा हो जाएगा, एक हड़प्पा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल के बाद कौन सा हो जाएगा, लोथल के बाद हो जाएगा हमारा कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, चार तो आपका नॉर्मली मतलब डायरेक्टली जो आपको याद है वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा धौलावीरा और राखीगढ़ी की बात की जाए, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये चारों एरिया कौन से हो जाते हैं, धौलावीरा हो गया और फिर उसके बाद से आपके राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये प्रेजेंट टाइम में आपको हमें मिलेगा, मतलब भारत में मिल जाएगा, प्रेजेंट टाइम में हमारे हरियाणा क्षेत्र में मिलता है। ये ध्यान में आप रखते रहेंगे, हरियाणा के हिसार जिले के पास प्रेजेंट टाइम में इसको खोजा गया है। 5000 पुरानी ये सभ्यता, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। तो खैर टोटल 6 साइट्स हैं जिनको बहुत ही मेनली हम लोग जानते हैं, कौन सा, मेनली जो हमारे 6 साइट्स हैं ये जाने जाते हैं मुख्य साइट्स के रूप में, मुख्य स्थलों के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 6 नगर। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। आपका कौन सा आंसर होगा, 6, यानी कि बी, यानी आंसर आपका 6 हो जाएगा, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था, कब खोज की गई थी, कब शुरू हुआ था। खोज की जाएगी तभी तो शुरू होगा। 4 ऑप्शंस, 1920, 1990, 1921 या 1922। तुरंत कीजिए आंसर, ये मुझे आपको ऑप्शंस भी बताने की जरूरत नहीं थी, आंसर आप तुरंत करोगे। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा, और 1991 में किसकी खुदाई शुरू हुई थी, हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी। सब कुछ मैंने अभी अभी आपको बताया, तो जरूर इसको तुरंत अपने दिमाग में आप बैठा करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी, मतलब मुख्यतः ये लोग कौन से फसल को उगाना जानते थे या फिर उगाते थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला बोलता है गेहूं और जौ, दूसरा बोलता है चावल और जौ, तीसरा बोलता है चावल और गेहूं, और चौथा बोलता है चावल। और आपको अभी मैंने बताया चावल की यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं थी, गेहूं और जौ जो है ये मुख्यतः उगाया जाता था। चावल की खोज बहुत ज्यादा कुछ मतलब यहाँ पे कुछ साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। गेहूं और जौ प्रमुखता से उगाए जाते थे। कपास जो है ये भी हमें प्रमुखता से उगते हुए दिखाए जाते हैं। सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, गेहूं और जौ, यानी ए विल बी द राइट आंसर। ये डी यहाँ छप गया है, ठीक है, लेकिन आंसर मैंने लिखा सही है गेहूं और जौ। सो आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा, रथ हुआ करता था उसकी प्रतिमा, एक मतलब कि एक स्टैचू पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है, हमारी यहाँ पे लोथल में, दायमाबाद में, बनावली में या कालीबंगा में। तो लोथल, दायमाबाद, बनावली या कालीबंगा। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका दायमाबाद, जो कि आपके प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएटेड है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन यानी इनकी जो सिटीज का जो अरेंजमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा एरिया, मेसोपोटामियाई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता, पर्शियन सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो चारों में से कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको मैंने पहले ही बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन ये अभी भी बहुत ज्यादा, ये हम लोग अभी भी देखते हैं। इस पे तो खैर मेंस का क्वेश्चन भी आ चुका है आपके, यूपीएससी में आया हुआ था कि ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, मतलब प्रासंगिक है। इसके बारे में चीजों को रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आज भी प्रासंगिक है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो खैर इसको आप लोग देख सकते हैं, ये समकोण पे कटती हुई सड़कें हैं, फिर उसके बाद से सड़क के किनारे ये जो वेंडिंग जोन्स वगैरह, मार्केट एरिया लगाए जाते हैं,
पेड़ पौधे लगाना, ये सब कुछ चीज़ें अभी भी प्रासंगिक है। और अभी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटीज़ में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग अपने सोसाइटी को सिविलाइज कर सकें और अपनी जो शहर हैं इसको मॉडर्न सिटी बना सकें। समकोड़ पे काटने वाली चौड़ी सड़कें, नालियाँ ढकी हुई, ये सब कुछ आप प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं। सो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं ना एडवांस सोसाइटी उस टाइम में नहीं देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा की बात की जा रही है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चट्टान कटौती की वास्तुकला। चट्टान कटौती का मतलब होता है जो रॉक्स को कट करके, रॉक कट की जो हमारी आर्किटेक्चर होती थी उसके बारे में बात कर रहा है। बंदरगाह, मिट्टी के पात्र, या फिर आपका कपास की खेती। चारों में से ऑप्शंस आपका सही क्या हो जाएगा? मिट्टी के पात्र जो होते थे हमारे, ये सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में मुख्यतः पाए जाते थे और इस वजह से इसको जो है पॉपुलैरिटी मतलब मिली थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी कालीबंगा आपका है, मिट्टी के पात्र के लिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए बोलता है आपका चट्टानों से निर्मित स्थापत्य के लिए, स्थापत्य कला, स्कल्पचर जिसको बोलते हैं, ठीक है। बी होता है बंदरगाह के लिए, सी बोलता है कपास की खेती के लिए, एंड डी बोलता है मिट्टी के पात्र के लिए। तो कौन सा होगा आपका? चार ऑप्शंस में से आपके आंसर कौन से होंगे? ए, बी, सी या डी। लोथल की बात जब हम करेंगे तो ये एक बंदरगाह नगर था, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे पक्की ईंटें भी पाई गई थी। किस चीजों की पक्की ईंटों के क्या बनाए गए थे? यहाँ पे एरियाज बनाए गए थे। मुख्य जो हमारी धारा होती थी समुद्र की, इससे हटा करके बनाए गए थे ताकि यहाँ पे क्या है, जो समुद्र के ज्वार आए और गाद जो है यहाँ पे इकट्ठा ना हो सके। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखा गया था। सो बंदरगाह नगर ध्यान रखेंगे। लोथल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात प्रांत में, गुजरात राज्य में प्रेजेंट टाइम में ये मिलता है। 21वें की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, वीएस अग्रवाल या एएल बॉशम। आपको पता है हिस्टोरियंस है बाकी के तीन, और दयाराम साहनी की बात की जाए तो इन्होंने खोज की थी किसकी? इन्होंने हड़प्पन साइट्स की खोज की थी। कई बार मैंने बताया, रिपीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए धौलावीरा, धौला मतलब सफेद होता है, धौल वीरा मतलब कुआं होता है, तो सफेद कुआं के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपने मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला देखा, कालीबंगा तो काली चूड़ियां, तो ये सब कुछ इसके कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं जिसका मतलब आप जानते रहना चाहिए, ठीक है। ये बताता है चट्टान से निर्मित स्थापत्य, जिसको रॉक कट स्कल्पचर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बी बोलता है जल संरक्षण, सी बोलता है बंदरगाह, एंड डी बोलता है मिट्टी के पात्र। ए, बी, सी या डी। धौलावीरा की बात करेंगे तो ये वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के लिए पॉपुलर है। जल संरक्षण के मामले में इसको माना जाता है, जाना जाता है। जल संरक्षण के साक्ष्य पाए जाते थे कहाँ पे? हमारे धौलावीरा में। नाम से ही पता चलता है आपका, धौलावीरा सफेद कुआं, कुआं यानी कि क्या क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे, जल संरक्षण करेंगे। करंट का एक इश्यू बता दूं, वाटर कंजर्वेशन के मामले में जो है हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे माना जाता है अभी 2022 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। एंड वाटर कंजर्वेशन डे या फिर जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? वृहद स्नानागार की जब हम बात करते हैं, जिसे हम लोग वृहद स्नानागार की बात करते हैं, ये लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल या कालीबंगा, आप सभी को पता है बी इसका राइट आंसर है, यानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था, विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 24 और एक क्वेश्चन और हमारे सामने बस। शर्तघुई इसको बोलते थे, शर्तघुई या सतुघुई इसको बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक एरिया है शर्तघुई जिसको हम लोग बोलते हैं। पूछ रहा है ये किस क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है, मतलब वर्तमान में किस देश में स्थित है? ये भारत में, पाकिस्तान में, तिब्बत में या फिर अफगानिस्तान में? एंड आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। शर्तघुई ये पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो एक लाजवर्द मणि हुआ करती थी जहां से पाई जाती थी, उसकी खान के पास ये पाया जाता है। अफगानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएटेड है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था या फिर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक नाम क्या था? शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला? एंड द आंसर इज माउंट्स ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। सी विल बी द राइट आंसर। आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कीजिए,
पढ़िए, देखिए और समझिए, और सारे क्वेश्चंस का एक बार और रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग जितने मतलब हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लासेस के लिए। कॉन्सेप्ट को देखिए, सवाल को देखिए, कई बार इस वीडियो को देख डालिए, अपने दोस्तों में शेयर कर डालिए पूरी तरीके से। अपना स्टेटस तक लगाना हो तो लगा सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ और अच्छे तरीके से। जय हिंद, भारत माता की जय।